रात को डिनर करने के बाद कमरे में बैठ गया और कुछ समझ न आया कि क्या करे। वो इधर-उधर टहल रहा था, अचानक दरवाज़े पर निशा को देखकर चौंक गया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो इजाज़त लेकर अंदर आ गई। उसके साथ कोई ना था, वो अकेली थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि वो उसके कमरे में आई हो ऐसे। उसके हाथ में दूध का ग्लास था। हल्दी वाला दूध काफ़ी मुफीद होता है, पी लेंगे तो दर्द में कुछ राहत होगी। क्या ये भी सना ने बोला आपको? नहीं, मैं माफ़ी माँगने आई हूँ आपसे। वो किसी मुजरिम की तरह नदामत से सर झुकाए बैठी थी। उसने बोलते वक़्त नज़रें नहीं उठाई थी। किस बात की माफ़ी? वो मुझे बस गलतफ़हमी हो गई और आपको धक्का दे दिया। आप आग बुझाने मेरी मदद करने को आगे बढ़ रहे थे और मैंने ना जाने क्या सोच लिया। आपको मेरी वज़ह से इतना ज़ख्म हो गया। ये ज़ख्म कुछ भी तो नहीं, ठीक हो जाएगा कल तक। आपको बहुत बुरा लगा होगा ना। अब आप अपने काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे। ऊपर से दर्द मेरी वज़ह से सहना पड़ रहा है। नहीं, काम का क्या है, जब ठीक हो जाऊँ तो कर लूँगा। लेकिन एक बात बोलूँ, अ, वो अपनी बात कहते हुए रुक सा गया और निशा की तरफ निगाह हसरत से देखने लगा और वो कुछ कहे बिना आंखों के इशारे से बोलने लगी कि हाँ, कहिए ना। मेरा हाथ काफ़ी दर्द कर रहा है। शीशा पर खुद का ही वज़न पड़ने से उँगली कुछ ज़्यादा ज़ख्मी हुई है ना। मैं लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रहा हूँ और ना पेन पकड़कर कुछ मार कर पा रहा हूँ और आज रात में शायद ठीक से सो भी ना पाऊँ। लेकिन मैं जानता हूँ ये वक्ती तकलीफ़ है, 1-2 दिन में दूर हो जाएगी, मुझे इसकी कोई फ़िक्र परवाह नहीं है। लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुःख हुआ कि आप मुझे इतना कमज़ोर और गिरा हुआ समझती हैं कि मैं आपको अकेले में पाकर कोई गलत फ़ायदा उठाऊँगा और आपकी इज़्ज़त पे हाथ डालूँगा। वो खामोश बैठी दबे आँसू से सुन रही थी। जैसे उसकी बात से मुत्तफ़िक थी और अपनी गलती का एहसास था। मैं पुरानी बातें दोहराना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे अगर आपके साथ कुछ करना होता तो शायद बहुत पहले कर चुका होता। अगर आपको पाने की गंदी हवस ही मेरा मकसद होता तो शायद मैं कब का अपने मकसद में कामयाब हो चुका होता। मैं चाहता तो आपको अब तक अपनी मनख्वाह भी बना चुका होता। मेरा मकसद आपके जिस्म तक उतरना होता तो मैं कुछ भी कर जाता। लेकिन एक बार गलती करने के बाद मैं जान चुका हूँ मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, रूह में उतरना पड़ता है। और यही वजह थी जो मैंने आपकी खुशी के आते इस रिश्ते से इनकार कर दिया और हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो गया। मैं जानता हूँ आपके दिल में अपने लिए मैं कभी जगह नहीं बना पाया और मैं आगे से आपसे कोई ऐसी ख्वाहिश या मिन्नत दोबारा नहीं करने वाला। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ आपको मेरी वजह से कोई भी परेशानी दरपेश ना हो। लेकिन प्लीज़ आप मुझे इतना बेशरम और घटिया इंसान की नज़र से ना देखें। बहुत दर्द होता है एक औरत की नज़र में इस तरह गिर जाना, खुद का ये मुकाम देखना। मैं अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाता हूँ। प्लीज़ मेरी तरफ से कोई भी वहम या खौफ दिल में ना पाल रखें। जब आप मुझसे डरती हैं, खौफज़दा होती हैं तो मुझे बहुत अज़ियत होती है। वो मुसलसल कर्ब से उसे शिकवे किया जा रहा था। दूसरी तरफ वो सर झुकाए सुन रही थी। उसके बाद ख़त्म होते पर जब निशा ने सर उठाया तो चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। वो उसकी बातें सुनते वक्त मुसलसल रो रही थी, लेकिन अली उसके आंसू से बेखबर था। वो उसे हैरत से तकता रहा और उसे कुछ कहे बिना फ़ौरन वहाँ से चल उठी। मैं वहाँ नहीं आ सकती, लेकिन मेरी दुआएं तुम सबके साथ हैं। तुम मेरी फ़िक्र ना करो और ये काम जल्दी से कर लो। अम्मी ने तैयब को नसीहत करते हुए कहा और फ़ोन बंद किया। अब उसके चेहरे पे चमक दौड़ उठी थी। क्या बात है अम्मी, आप काफ़ी खुश लग रही हैं। तैयब भाई ने क्या बात की? हाँ, बात ही इतनी खुशी की है। मामलात तय हो गई हैं, सब लोग आपस में मुत्तफ़िक हो गए हैं, कोई इख्तिलाफ़ बाकी नहीं रहा। मैंने तो तैयब को बोल दिया कि ऐसे वापस मत आना, कहीं फिर से बात ना बिगड़ जाए, इसलिए ज़ारा और उमैर का निकाह वहीं पर पढ़वा रही हैं। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो क्या निकाह सादगी से कर देंगे? हाँ भाई, खैर से निकाह हो जाए, फिर बाकी की रस्में तो धूमधाम से ही करेंगे। अम्मी इतराकर बोली। वो नज़रें झुकाए बैठी रही। उमैर भी संजीदगी के साथ खिलते हुए चेहरे से सब कुछ देख रहा था। काज़ी को बुला लिया गया था। ख़ानदान के चंद लोग की मौजूदगी में दोनों का निकाह पढ़ा दिया गया था। ज़ोया ने बढ़कर मिठाई की प्लेट उठाई और सबका मुँह मीठा करवाया। सब ने बच्चों को दुआएँ दी। तैयब ने उसी वक्त घर पर फ़ोन किया और निकाह की इत्तला दी। सुबह का वक्त था, नाश्ते के टेबल पर सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। सना, तुम लोग ड्राइवर के साथ चले जाना, मैं आज नहीं चल पाऊँगा। अली, हाथ का दर्द कैसा है अब? फातिमा ने भी निगाह उठाकर उसका हाथ देखा। दर्द अभी कम है, जहाँ आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगा। वैसे आप आज कहाँ जा रहे हैं और हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे? डॉक्टर ने ड्राइविंग करने से मना किया है। घर पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा, यहीं बैठकर ऑफ़िस का काम कर लूँगा। इतना बड़ा जाम है क्या? और टूटा हुआ ग्लास उठाने की क्या ज़रूरत थी? अली, तुम बिल्कुल भी अपना ख़्याल नहीं रखते हो। इसमें ने उसे डांटते हुए कहा। मम्मा डोंट वरी, मैं बस एहतियातन परहेज़ कर रहा हूँ। फातिमा आप ही चलें? सना ने नाश्ता ख़त्म करते हुए उठते हुए पूछा। सना, तुम जाओ, मैं आज नहीं चल रही। लेकिन क्यों, आपको क्या हुआ? इस्मा भी उसकी तरफ देखने लगी। उसने सोच सोच कर जवाब दिया, और आज काम है कुछ, प्रेजेंटेशन घर पे बना रही हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। सना वहाँ से चल दी और फातिमा वहीं बैठी कुछ सोचती रही। हाँ उमैर बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे अकेले अकेले खुशी मनाई जा रही है, निकाह कर दिया, हमें बुलाया तक नहीं।
अरे चाची, भला ऐसा हो सकता है कि घर में खुशी मनाई जाए और वो भी आप लोग के बगैर? आप तो जानती हैं हालात कैसे बन गए थे, इसलिए बस निकाह ही किया। अच्छा, तो फिर रुखसती कब कर रहे हो? मेरा बस चलता तो ज़ारा को साथ में ले आता, लेकिन अब मेरा और ज़ारा का मिलन अली के हाथ में। सोचता हूँ उसे मन्नत करके देख लूँ। अली के हाथ में क्यों भाई? दादू ने कहा है अगर रुखसती में जल्दी करनी है तो पहले अली को मनाना होगा शादी के लिए। अच्छा, ये तो अम्मी ने बहुत मुश्किल खड़ी कर दी तुम्हारे लिए। क्या मतलब है आपको अली की शादी की जल्दी नहीं? अरे भला मुझसे ज़्यादा किसको इंतज़ार होगा अली की शादी का? लेकिन ये लाडला मेरी माँ ने तब ना। अच्छा, मेरी बात करवाएं ज़रा। उमैर के कहने पर इसमा फ़ोन अली को पकड़ा दिया। हाँ उमैर, क्या हाल है भाई? सुना है उड़ रहे हो आसमान पे? अली ने खिंचाई करते हुए कहा। यार बस हाल ना पूछो, आप तो बेचैनी और बढ़ गई है। अब तुम खुदा के लिए मुझे और ना तड़पाओ। मैं भला तुम्हें क्यों तड़पाने लगा यार? मैं तो कहूँगा आज ही चल के तुम्हारी ज़ारा को ले आते हैं। नहीं यार, बात अब यहाँ जाकर पहुँचे कि दादू हम दोनों का एक साथ शादी करना चाहती हैं, एक साथ दूल्हा बनने देखना चाहती हैं। अब अली मेरी मजबूरी समझो यार, मैं ज़ारा के बगैर एक पल नहीं रहना चाहता। अपने लिए कोई लड़की ढूंढो और ज़ारा और मैं तुम्हें दुआएं देंगे। खुद नहीं ढूंढ सकते तो मुझे बोल दो, मैं लाइन लगा दूंगा लड़कियों की। मैर, तुम तो बिल्कुल मजनू बन चुके हो। हाँ यार, मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, किसी शायर ने खूब कहा है। इंतहा नहीं कोई इब्तदा होने के बाद इश्क किया है जान लोगे मुब्तला होने के बाद। तुम खुशनसीब हो यार, तुम जैसे चाहते हो वो तुम्हें चाहती है। हर किसी के नसीब में मनचाही मोहब्बत नहीं होती। उसकी ये बात सुनकर इस्मा के चेहरे पे उदासी छा गई। खैर, तुम्हें मेरी वजह से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मम्मा से बोल दूँगा मेरे लिए जल्दी रिश्ता ढूंढ लेंगी। बात करते वक्त अली की आंखों में नमी आ गई थी। उसने फ़ोन बंद किया और किसी सोच में खो गया। उसकी बात सुनकर निशा उसे तकती रह गई और उस्मा के मन में उम्मीद की लहर दौड़ उठी। तुम सच बोल रहे हो अली? जी मम्मा, सबकी खुशी इसी में है, तो आपको जहाँ मुनासिब लगे करते। मेरी बात पक्की। आपका मफ़लर वो कमरे में दाखिल होकर बोली और मफ़लर टेबल पर रख दिया। आपके हाथ में अभी भी दर्द है ना? तो कोई काम है तो बता दे, मैं हेल्प कर दूँ। उसके हाथ में फ़ाइल थी और वो उसे खोलकर देखने लगा था। निशा की बात सुनकर वो थोड़ा हैरान हुआ और उसे देखने लगा। नहीं, ऑफिस की फ़ाइल है, आप क्या हेल्प करेंगी? क्यों नहीं कर सकती? टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है मेरी और MBA के 2 सेमेस्टर पढ़ चुकी हूँ, लास्ट पढ़ रही हूँ। हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर पास होती हूँ। कोई भी काम हो मैं शुरू करूँ तो ख़राब नहीं करती। आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं। वैसे आपके स्टूडेंट हूँ, इतना तो ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई फ़ाइल ख़राब नहीं कर सकती आपकी। वो अपनी तारीफ़ करते हुए खुश मिजाजी और अपनीयत से बोल रही थी। उसका अंदाज़ और उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और फ़ाइल आगे कर दी। ठीक है आप ये ठीक है, आप ये लेकर नीचे चलें, मैं लैपटॉप लेकर आता हूँ। वो नीचे चल दी और उसके इंस्ट्रक्शन लेते हुए सारी फ़ाइल कंप्लीट कर दी। हकीकत में उसे अपना कोई काम ना था। उसने छुट्टी अली का काम करने के लिए ही की थी, क्योंकि अपने उस अमल पे उसे बहुत पछतावा हुआ था, जिस वजह से अली का हाथ ज़ख्मी हुआ और अली के बार बार पूछे जाने के बावजूद भी किसी को हकीकत नहीं बताई थी, जिस वजह से वो उसकी शुक्रगुजार बन गई थी। धीरे धीरे उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया और सब कुछ मामूल के हिसाब से चलने लगा। एक दिन शाम के टाइम फातिमा और सना किचन में काम कर रही थी, तभी सामने से किसी को आते देखकर सना तकती रह गई और खुशी से कदम बढ़ाते हुए वेलकम किया। अरे अहमद भाई, आप कब आए? मैं बस आज ही पहुंचा हूँ, सोचा अली को सरप्राइज़ दूँ। वैसे वो कहाँ है अभी तक? वो बस ऑफिस से आते होंगे। हमाद अली का बहुत करीबी दोस्त था। सना भी उसे अपना भाई मानती और वो बेहिजाब घर में उतार रहता। अभी भी उसने किसी को सामने ना पाते हुए किचन में वो चला गया। उसकी जॉब दुबई में लग गई थी, जिस वजह से वो मुल्क से बाहर था। वो काफ़ी महीनों के बाद घर पे आया था। वहाँ से बाहर जाने लगा था, तभी निशा को देखा। ये सब कब हुआ? कमीने ने मुझे बताया भी नहीं। निशा के हाथ में चाय का कप था। वो जैसे ही मुड़ी, हमाद उसको देखकर चौंक गया और नज़र उठाकर बोला, क्योंकि अली ने उस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। निशा उसे देखकर वहीं खामोश होकर खड़ी रह गई। उसे इस घर में देखकर हमाद को लगा अली और निशा की शादी हो गई है। अरे हमाद बेटा, क्या हाल है? लॉन्च में खड़ी इस्मा ने आवाज़ लगाई और हमाद भी उसके पास आ गया। क्यों भाई, ना कोई खबर ना चार, तुम तो जैसे गायब हो गए हो। अच्छा आंटी मेरी छोड़ें, आप ये बताएं, अली ने निशा से शादी कर दी? मुझे बुलाया तक नहीं उस कमीने से, तो मैं बात नहीं करने वाला। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई रखी। वो शिकायत भरे अंदाज में बोलने लगा और इस्मा से हैरत से देखने लगी। हमाद क्या हाल है? तुम अचानक बिन बताए वहाँ अली पहुँचते हुए बोला और साथ ही हमाद को गले मिला। हाँ यार, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन तुमने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया। अरे हमाद, अली ने कोई शादी वादी नहीं की, वो उसकी चचेज़ाद है फातिमा। उसकी बात सुनकर हमाद चौंक उठा और अली को घूरने लगा। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलता, अली उसे अपने कमरे में ले गया और सब कुछ बता दिया। साथ ही ये सख्ती से मना कर दिया कि वो इस बारे में घर में दोबारा जिक्र नहीं करेगा। वो लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था जब इस्मा उसके पास आकर बैठ गई। अली, मेरी दोस्त की बेटी है, काफ़ी अच्छी और खूबसूरत है। मैं सोच रही थी किसी दिन वहाँ चल के देख आएँ। अच्छा, क्यों देखना है? कभी खूबसूरत लड़कियाँ नहीं देखी क्या जो उसे देखने का शौक़ पैदा हो गया है? अली, मैं तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही हूँ। मामा, मुझे कोई लड़की नहीं देखनी, आप वो देख लें और पसंद कर लें। लेकिन बेटा, ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद पसंद करो। जहाँ तुम्हारी खुशी होगी मैं वहीं खुश रहूँगी ना।
मम्मा, मेरी खुशी बस एक लड़की के साथ थी जिसे हासिल करना मेरे नसीब में नहीं, उसका प्यार मैं गंवा चुका हूँ। अब मैं चाह कर भी किसी लड़की को जगह नहीं दे सकता। वो लेकिन अली, वो लड़की कोई आसमान से नहीं उतरी होगी जिस उसके जैसे बहुत सी मिल जाएंगी। तुम एक नज़र उठाकर तो देख लो मम्मा, उसे देखने के बाद अब किसी और को देखने का मन नहीं होता। मानता हूँ बहुत सी लड़कियाँ खूबियाँ रखती हैं, लेकिन वो पहली और आखिरी लड़की थी जिसने मेरा दिल काबू कर लिया, और ये खूबी इसके अलावा किसी और में नहीं है। इसके सिवा किसी और को चाहने का तो तसव्वुर ही नहीं होता मेरे दिल में। लेकिन मैं आपसे वादा कर चुका हूँ, इसलिए शादी में अम्मी सिर्फ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। इसलिए कोई भी लड़की हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। बस आप जिससे खुश होंगी कबूल कर लूँगा और कोशिश करूँगा उसका हक़ अदा कर पाने की। इस्मा उसे देखकर सिवाय आंसू बहाने के कुछ ना बोल पाई। आंटी, मेरी दोस्त बाहर से आई हुई है, मैं उसके घर जाना चाहती हूँ, आपसे इजाज़त लेनी आई हूँ। अच्छा हाँ बेटा, चले जाना। वैसे कहाँ पे रहती है तुम्हारी दोस्त? वो मेरी बचपन की दोस्त है निम्रा, अपनी स्टडी के लिए कनाडा गई थी, अभी वापस आ रही है। हम लोग शुरू से ही साथ पढ़ते हैं। एमबीए करते वक्त भी मैं उसके साथ उसके घर में रहती थी। फिर मैं कराची चली गई और वो कनाडा। फातिमा उसके साथ बर्तन समेटने लगी और अपनी बात भी जारी रखी। हाँ ठीक है बेटा, तुम जा सकती हो। वैसे वो रहती कहाँ पे है? फातिमा उसे एड्रेस बता दी और साथ में सना को ले जाने की इजाज़त मांग कर वहाँ से चल दी। लेकिन इस्मा को ये सब सुना और जाना पहचाना सा लग रहा था। वो देर तक उसकी बात पे जहन लड़ाती रही। हेलो मिसेस उमैर, क्या हाल है? उसके फ़ोन रिसीव करते ही उमैर ने हक जताते हुए पूछा। उमैर, तुम बहुत बुरे हो। ज़रा ने हुक्के से बोला। क्यों, अब क्या नाराज़गी है मुझसे? तुम अकेले वहाँ चले गए, मुझे साथ में लिए बगैर। हाय, तुम नहीं जानती अब मेरा पल पल कैसे गुजर रहा है। मेरा बस चलता तो तुम्हें उठा के ले आता अपने साथ यहाँ पर। टंकी कहेंगे, सब ड्रामा है। अच्छा क्यों भला? क्योंकि अगर वाकई में तुम्हें मेरी याद आती होती तो इतने दिन ना गुजार देते मेरी जान। बस अब इतना इंतज़ार जल्दी ख़त्म होने वाला है। कुछ ही दिनों में सबके क्लास और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमारी तारीफ़ पक्की होने वाली है और तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी। तो क्या अली भी शादी कर रहा है? हाँ, वो राज़ी हो गया है, अब उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। शायद चची ने एक दो लड़की पसंद कर भी ली है। बस अब जानो तुम मसल्ले पे जानू बैठ जाओ और दुआ करो वो दिन जल्दी आ जाए जब मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूँगा और तुमसे वो सारी बातें दोहराऊँगा जो कभी ख्वाब में देखा करता था। उमैर, आप बस भी करो, तुम तो शुरू हो गए। अरे तुम तो शर्माने लगी। अभी तो फ़ोन पे कह रहा हूँ, हौसला रखो ज़रा। अभी कुछ दिन बाद तो मुझे सामने से झेलना है, तब क्या करोगी? अगर ज़्यादा तंग किया ना तो नानू से शिकायत कर दूँगी। वैसे क्या शिकायत करोगी कि उमैर मुझे अपनी बाहों में भर लेता है, मेरी होंठ को अपने होंठों से छूकर मुझे मदहोश कर देता है और मुझे। तौबा उमैर, तुम बड़े बेशर्म होते जा रहे हो। अली, आज शाम चलना है हमें एबटाबाद। मम्मा, आप ड्राइवर के साथ जाइएगा, मैं नहीं चल पाऊँगा, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अली, उन्होंने तुम्हारे लिए भी बहुत कहा था और वो लोग नाराज़ हो जाएंगे अगर तुम नहीं चलोगे तो। मम्मा, जानता हूँ मैं, लेकिन आप मेरी मजबूरी भी तो समझे ना, उनसे मेरी तरफ से माज़रत कर दीजिएगा। वहीं बैठे बातें कर रहे थे तब सना और फातिमा लाउंज में आई। मम्मा देखे ना, सारा मज़ा ख़राब कर दिया फातिमा आपी ने। क्यों, क्या हुआ? फातिमा भी हमारे साथ नहीं चल रही। मैं कितनी एक्साइटेड थी उन्हें अपना ननियाल दिखाने के लिए। क्यों बेटा, तुम क्यों नहीं चल रही? आंटी, आप लोग वहाँ एक दो दिन रुक रहे हैं और परसों मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट है, इसलिए मैं नहीं चल सकती। लेकिन बेटा तुम अकेले कैसे रहोगी? आंटी, आप फिक्र ना करें, रात में मैं निम्रा के पास चली जाऊँगी। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था और इस्मा और सना निकल गई थी। उनके साथ फातिमा ने भी लिफ्ट ले ली और वह दोनों निम्रा के घर तक छोड़कर ड्राइवर के साथ अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। अब धीरे धीरे अंधेरा छा गया था। तेज़ बारिश ने ठंड में मज़ीद इजाफा कर दिया। अली ने जाकर मफलर ओढ़ लिया। उसे सर्दी के साथ जिस्म में दर्द महसूस होने लगा। शायद बुखार था। सर्दी का असर कम करने को वो कांपते हुए किचन में गया और अपने लिए चाय तैयार करने लगा। तभी उसके कानों में फ़ोन की घंटी सुनाई दी। होंठ दहलता हुआ घंटी को गौर से सुनने लगा और महसूस हुआ सोफे की जानिब से आवाज़ आ रही थी। जब उस आवाज़ तक पहुंचा तो देखा सोफे पर एक शोल्डर पर्स और साथ में मफलर पड़ा था। फ़ोन निकाल कर देखा तो उस पर मुसलसल निम्रा का नाम शो हो रहा था, जिससे उसे अंदाज़ा हुआ कि निशा अपना सामान भूल गई और अब निम्रा के नंबर से वो कॉल कर रही है। हेलो, अली ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो, आप कौन? निम्रा ने निशा के बार बार उस तरह मर्द की आवाज़ सुनी तो थोड़ा चौंक उठी। निम्रा, मैं अली बात कर रहा हूँ। और अच्छा अली, आप ही? निशा का फ़ोन आपके पास रह गया है? निम्रा ने खुश इलाके से बात की और थोड़ा हैरान होकर पूछा। वो फ़ोन घर पर भूल गई है। अली ने, अच्छा वो अभी कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? वो तो अभी आपके घर गई थी, आपके साथ नहीं है? नहीं, आज शाम को उसने मुझे कॉल लगाई थी, लेकिन यहाँ सिग्नल ठीक से नहीं मिल रही थी, हमारी बात नहीं हो पाई और मैं तो शहर से बाहर हूँ। तो फिर आपके घर पे और कौन रहता है? मेरा मतलब इस वक्त निशा किसके साथ होगी? मेरे घर पे कोई नहीं है, वहाँ तो मैं लॉक करके आई हूँ। निम्रा की बात सुनते ही अली फ़ौरन बैठ गया और निशा की फ़िक्र में मुब्तला हुआ। अच्छा, जब निशा आ जाए तो मेरी उससे बात करवा दीजिएगा। निम्रा ने बात खत्म करते वक्त फ़ोन रख दिया, लेकिन अली के मन में अजीब और गरीब ख्याल आने लगे। वो टाइम देखने लगा और परेशानी से सोचने लगा, रात हो गई है, अगर निम्रा का घर भी बंद है तो निशा कहाँ गई? वो यहाँ क्यों नहीं आई? उसका मोबाइल भी यहाँ है, वो किसी से रब्ता कैसे करेगी? वो जानती है मैं घर पे अकेला हूँ, शायद इसलिए वो यहाँ नहीं आई। लेकिन उसका पर्स भी यहाँ पर है, उसके पास पैसे भी नहीं होंगे, वो किसी होटल में भी कैसे जा सकती है? तो फिर उस वक्त कहाँ होगी वो?
उसने निम्रा का घर बंद देखा तो वहीं बैठकर सोचने लगी कि उसे कॉल करके पूछ ले, लेकिन फिर एहसास हुआ तो वो तो पर्स घर भूल आई है। वो काफ़ी देर बाद निम्रा के इंतज़ार करती रही, लेकिन कुछ हासिल न हुआ। रात अंधेरी मुकम्मल में छा गई, बारिश भी तेज़ होने लगी। उसने दीवार के साइड ले रखी थी पानी से बचने के लिए, लेकिन ठंड से मुसलसल कांप रही थी और इधर उधर देखने लगी। उसे डर लगने लगा था। अंधेरी रात में वो अकेली यहाँ बिल्कुल भी महफूज नहीं, कैसे भी करके उसे घर पहुँचना था। वो जानती थी घर पे अली के अलावा कोई और नहीं है, लेकिन यहाँ बीच सड़क पर रात गुजारने से फिर भी अपना घर उसके लिए महफूज जगह थी। लेकिन घर तक जाने के लिए भी उसे किसी सवारी की ज़रूरत थी। एक तो इतनी तूफ़ानी बारिश में सवारी मिलना मुश्किल, फिर उसके पास किराया के लिए पैसे भी न थे। ऊपर से अकेले होने का एहसास और उसे भी खौफ में मुब्तला किया जा रहा था। वो सड़क पर निकल पड़ती और भागती भागती घर का रास्ता तलाश करने लगती। बरसात काफ़ी तेज़ चल रही थी, सारे रास्ते में पानी था और कहीं का रास्ता समझ ना आ रहा था। इतनी रात को कहाँ जाना है, हमसे बोलो, हम छोड़ देते हैं। उसके कानों में आवाज़ पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़के खड़े थे जो कि नशे की हालत में लग रहे थे। उसे सर से लेकर पाँव तक देख रहे थे। आप लोग जाएं यहाँ से। वो उन्हें देखते हुए डर गई। अरे ऐसे कैसे, इतनी ठंड पड़ रही है, तुम इतनी भीग चुकी हो, चलो आओ थोड़ी गर्मी ले लेते हैं। वैसे आज की रात बहुत धूप होगी, हमने तो सोचा ही नहीं था कि बरसात में शराब के साथ शबाब यूँ हमें रास्ते में मिल जाएगी। वो दोनों गंदी नज़रों से देखते हुए अपनी गंदी हवस पूरी करने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ने लगे। रात काफ़ी हो चुकी है, निशा अभी तक वापस नहीं आई, कहाँ गई होगी। वो कुछ देर वहीं बैठा सोचता रहा और अपनी गाड़ी पर निकल पड़ा। तूफ़ानी बरसात की वजह से इस रास्ते में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। कभी गाड़ी रास्ते में रोक जाती तो कभी ट्रैफिक जाम होने के बायस वो रुक जाता। आखिर काफ़ी मशक्क़त के बाद निम्रा के घर पहुंचा, जहां वो मौजूद ना थी। घर पे भी ताला लगा था। उसकी बेकरारी और बेचैनी बढ़ने लगी थी। शायद तूफ़ानी बारिश और ठंड, ऊपर से तेज़ बुखार, लेकिन इस सब का उस पर कोई असर ना था। बस दिल ताकि ज़ोर से धड़क रहा था और इधर उधर पागलों की तरह फिरने लगा था। कभी मन में यह ख्याल आ जाता कि हो सकता है वो किसी दूसरी दोस्त के पास गई होगी, तो कभी यह ख्याल कि वो इतनी तूफ़ानी बारिश में अकेले भला कहीं कैसे जा सकती है। जब तक उसे तलाश ना करी अब उसे चैन नहीं मिलने वाला था। जैसे ही लड़के उसके करीब बढ़ने लगे, वो वहाँ से तेज़ भागने लगी और दोनों लड़के उसके पीछे पीछे। वो वहाँ से भागकर एक दरख्त के पीछे छुप गई थी, लेकिन मैं अपनी बेबसी पर रोने लगी। मुझे क्या ज़रूरत थी अपना घर छोड़कर निम्रा के पास जाने की। वो निम्रा पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे बताए बगैर। भला मैं घर में भी तो रह सकती थी ना। अगर घर पे होती तो आज ये परेशानी ना उठानी पड़ती। अली भी तो घर पे था, मैं अकेली तो ना थी। भले ही मैं उसके साथ अकेली चार दीवारी में रहती, लेकिन वो मेरी इज़्ज़त पे हाथ तो ना डालता कभी। काश वो कहीं से आ जाए, लेकिन वो यहाँ क्यों आएगा। अगर मैं उसे फ़ोन करती तो वो दौड़ता चला आता, लेकिन फ़ोन भी तो नहीं मेरे पास। अब क्या करूँ या अल्लाह। इसे मुश्किल वक्त में अली की शिद्दत से याद आने लगी थी और आज उसके वफ़ाओं का एहसास होने लगा था, लेकिन वो अब बेबस थी और खुद को पुकार रही थी और खुदा को वो पुकार रही थी। काफ़ी देर बाद वहाँ वो छुपी रही। जब उसने देखा कि वो लड़के कहीं चले गए हैं और वहाँ आस पास नज़र नहीं आ रही, वो वहाँ से अब इधर उधर नज़र दौड़ाती हुई आगे को चली। उसके पाँव पानी पर पड़ने से एक लहर की आवाज़ आई। वो देखो, वो लड़की उन लड़कों को फिर से निशा दिख गई। अब निशा में भागने का हौसला तो था नहीं, लेकिन वहाँ रुक कर वो खुद को तमाशा नहीं बना सकती थी। वो लड़खड़ाते हुए वहाँ से चलने लगी, लेकिन वह ज़्यादा चल नहीं पा रही थी। दोनों लड़के वहशी नीयत से हंसते हुए उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे और एक शैतानी मुस्कान लिए उसे देखते जाते। सुनसान सड़क, जहाँ दूर दूर तक कोई न था। वो फूलती सांसों से भागने की नाकाम कोशिश करती थी। अचानक उसके कदम रुक गए, जैसे उसके लिए कोई मौजा हो गया था। उसे सामने से कोई आता दिखाई दिया। उसकी सांसें जो तेज़ चल रही थी अचानक रफ्तार घट सी गई। उसके सामने कोई और नहीं, अली खड़ा था। उसकी वहाँ मौजूदगी निशा के लिए किसी नेमत से कम न थी। पहली बार अली को देखकर उसे इत्मीनान और खुशी हुई थी, जैसे प्यासे को पानी, डूबते हुए को किनारा और मरते हुए को ज़िंदगी मिल गई हो। उसका मन तो किया कि वो अली से लिपट जाए और उसे बताए आज उसकी वहाँ आमद उसके लिए क्या मायने रखती है। वो आगे कदम बढ़ा रही थी, अली भी उसके करीब आकर खड़ा हुआ था। निशा ने अपने दोनों हाथों से उसका बाजू पकड़ लिया और रोती हुई उसकी जानिब देखने लगी। आप ठीक है? निशा रोते हुए बोली। दोनों अब एक दूसरे को देखने लगे थे। तभी लड़का आगे बढ़ा और निशा को पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसे छोड़ो, ये हमारी चीज़ है, तुम यहाँ से चलते बनो। क्योंकि वह जानती थी अली जाने देगा, लेकिन उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। दोनों लड़के उसकी जानिब बढ़ रहे थे। उससे पहले कि वो निशा को हाथ लगाते, अली ने दोनों को मुक्का मारा। जवाब में वो लड़के भी मुक्का मारने लगे थे। वो दोनों आप हाथापाई उन बेतरई वो थे और अली एक लेकिन फिर भी उसने उनका बखूबी मुकाबला किया। लेकिन अचानक अली लड़के की पकड़ में आ गया। वो उसे नीचे पकड़े रखा था और दूसरा लड़का बड़ा सा पत्थर लेकर उसके ऊपर फेंकने लगा था। निशा रोती और बेबसी से सिवाय आंसू बहाने की कुछ न कर पाई। वो खुदा से उसकी मदद की दुआएं करने लगी थी। आखिरकार वहाँ पुलिस की गाड़ी गश्त करती हुई आ गई और दोनों गुंडों को पकड़ लिया।
अली वहाँ से उठकर निशा को गाड़ी तक ले आया। पीछे हटने के बजाय आगे की सीट पर बैठी मुसलसल रोने लगी। ठंड काफ़ी है, आप ये जैकेट पहन लें। लेकिन आप क्या पहनेंगे? मैं बर्दाश्त कर लूँगा, वैसे भी मुझे ज़्यादा ठंड नहीं लग रही। आप कुछ ज़्यादा ही काँप रही हैं, कहीं बीमार ना हो जाए। वो खुद बीमार था, लेकिन अपनी चोट पर उसे निशा की फ़िक्र थी। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसकी नज़र रास्ते पर थी और निशा सारा रास्ता उसके चेहरे को देख रही थी। घर पहुंचकर अली सीधा अपने रूम में चला गया। उसका बदन दर्द से काट रहा था, सर फटा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने निशा के सामने छुपाया हुआ था। वो लेट कर दर्द से कराहने लगा था, लेकिन अब वो मुतमईन था कि निशा घर में महफूज है। वो आज फूट फूट कर रोने लगी थी। या अल्लाह, अगर आज अली ना होता तो मेरा क्या होता, जिसकी शक्ल देखकर मुझे अपनी महरूमियाँ और ज़िल्लत याद आ जाती। आज पहली बार उसकी मौजूदगी में मेरी जान में जान आ गई है। मैं उसे क्यों बुरा समझती हूँ? वो इतना बुरा तो है नहीं। आज अपनी जान पे खेल कर उसने मेरी हिफाजत की। इससे पहले भी एक भयानक रात काट चुकी हूँ जब उसके जंगल से भागी थी। उसका जिम्मेदार भी वो शख्स था। मैं हमेशा उसे कोसती थी। आज जो हुआ वो मेरी गलती की वजह थी। अगर आज अली ना होता तो शायद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। शायद अली ने उस रात का कर्ज चुकाया है। वो दोनों रातें उसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसने आज रात मेरी इज्जत बचाकर अपना कर्जदार बनाया है मुझे। भला मुझसे तो उसे अब कोई गर्ज भी नहीं। वो तो अब कहीं और शादी भी करा है, फिर भी मेरी कितनी केयर करता है। क्या वाकई इतना अच्छा है? वो करवट बदलती रही और उसकी अच्छाइयाँ याद करती रही। और कितनी पागल हूँ मैं, यहाँ आकर लेट गई हूँ, उनका शुक्रिया अदा नहीं किया। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वो कुछ सोचने के बाद अली के कमरे तक आई। वहाँ देखा अली बेड पर लेटे हुए सर पे बाम लगाने में मसरूफ़ था और कांप रहा था। हाँ, बस थोड़ा सा बुखार है। उसकी ये हालत देखकर फ़ौरन उसके करीब आकर बैठी और बाम हाथ में लेकर उसके माथे पे मलने लगी। आपको तेज़ बुखार है? वो अब उसका सर दबाने लग गई थी। अब आपने दवाई खाई? हाँ, शाम को खाई थी। उसकी बात सुनकर वो हैरान हुई। निशा ने बहुत देर तक उस पर पट्टियाँ रखी थी और बाम लगा रही थी। आज तो वो उस पर बहुत मेहरबान थी। कुछ देर बाद उसका बुखार उतरा और वो आंखें खोल कर देखने लगा। निशा बिल्कुल उसके करीब बैठी उसका सर दबा रही थी। आप जाकर सो जाएं, मैं आप ठीक हूँ। मैं आज रात यहाँ रुक जाऊँ? क्यों? मुझे आप अपने कमरे में अकेले डर लग रहा है। वो झूठ बोल रही थी क्योंकि उसे अली को इस तरह बीमार छोड़कर जाने को दिल नहीं था। लेकिन डरती तो आप मुझसे भी हैं, फिर यहाँ नींद कैसे? आपसे अब नहीं डरती। अब जब आपको देखती हूँ तो खुद को महफूज समझती हूँ। वो उसकी तारीफ़ कर रही थी। आपका ये एहसान मैं शायद कभी ना चुका पाऊँ। थैंक यू। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। आपकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, मुझे बस वो निभा रहा हूँ। आप जाएँ, जाकर सो जाएँ। इस तरह मेरे पास बैठना ठीक नहीं है। अली ने हिजाबन कहा। क्यों? अब आपको डर लग रहा है मुझसे? हाँ, अगर आप इस तरह ही बैठे रहेंगी तो शायद मुझे फिर से बुखार चढ़ जाएगा। उसकी बातों पे वक़ास थी और वहाँ से उठकर सोफ़ा पर बैठ गई और कुछ ही मिनट के बाद वो लेट गई वहाँ और सुकून से सो गई। अली के लिए उसका ये रवैया बिल्कुल भी हैरानकुन था। सुबह होते ही उसे नाश्ता बनाया और अली के लिए लेकर उसके रूम में आई। इस तरह वो उसके हर बात का ख्याल रखने लगी थी। यूनी से वापस आते ही सारा खाना तैयार करती और उसके साथ बैठकर खाने लगती। इस बार सना वापस आ गए थे। उन्हें इस वाक़ये का कोई इल्म नहीं दिया गया था। बस इतना बताया गया था कि निशा निम्रा के घर नहीं गई थी और यहीं रुक गई थी। आंटी, आप इतनी अपसेट क्यों लग रही हैं? मुझे अली की बहुत फ़िक्र हो रही है। वो सबके लिए अच्छा करता है, फिर उसके साथ बुरा क्यों होता है? क्यों आंटी, अब अचानक क्या हुआ? और आप जब से शादी से वापस आई हैं बुझी बुझी सी लगती हैं, क्या बात है? अली कभी कोई ख्वाहिश, कोई ज़िद नहीं करता। हमेशा जो मिलता है उससे खुश हो जाता है और दूसरे की खुशी में खुश हो जाता है। लेकिन उसने एक आरज़ू की भी तो मैं चाहकर भी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। क्या मतलब आंटी? मैं समझी नहीं। कैसी आरज़ू? उसका दिल एक लड़की पर आ गया है। उस लड़की के अलावा उसे कोई और भाती ही नहीं, जैसे वो उसकी कुल कायनात है। अली की सारी खुशियाँ उस एक लड़की ने जैसे अपनी बस में कर रखी हैं। अली उसे अपनी जान बना बैठा है और वो है कि उसकी जान लेने पे तुली है और मैं उसे खुशी मुहैया करने में नाकाम हो गई हूँ। तो आंटी, आप उस लड़की के घर रिश्ता क्यों नहीं लेकर जाती? मैं वो भी करती, लेकिन वो लड़की अली को नहीं चाहती। वो अली को अपनी खुशी से ज़्यादा उसकी खुशी अजीज़ है, उसे मना कर दिया है। फिर आंटी, आप जाकर खुद उस लड़की से बात क्यों नहीं करती? हो सकता है आपकी बात वो मान जाए। क्या पता वक्त के साथ उसका दिल भी अली की तरफ माइल हो गया हो। वैसे आप जानती हैं उसे मेरा मतलब है? वो कौन है? आपकी मुलाकात हुई उससे? नहीं, बस इतना मालूम है कि उसका नाम निशा है। इस्मा बोलते हुए वक्त अजीब नज़र से निशा को घूरा और निशा भी उसे घूरने लगी। हवेली में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अब सारे रिश्तेदार जमा हो गए थे। नफीसा बेगम की ख्वाहिश पर ज़ारा और उसकी फैमिली भी हवेली में आए हुए थे और शादी के सारे रस्मात वहीं होने थे। सबसे पहले मंगनी की रस्म रखी गई थी। सब घर वाले बहुत खुश और पुरजोश थे। अली मैं सोच रही थी आज उमैर और ज़ारा के साथ तुम्हारी भी मंगनी की रस्म हो जाए, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाना। मम्मा, ये क्या बात हुई? पहले भला मैं उसे देख तो लूँ, फिर पहली मुलाकात में अब रस्म कर देंगी। अली, अब तुम बात से मुकर रहे हो। तुमने कहा था मैं जहाँ तय करूँगी तुम कबूल कर लोगे। मम्मा, बात सिर्फ मेरे देखने की नहीं है, वो भी तो मुझे देखकर ही फैसला कर लेंगी ना कि वो रिश्ते से राज़ी हैं या नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ आप रस्म की जल्दी ना करें। मंगनी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। काफ़ी सारे मेहमानों की दावत दी गई थी। बुरा हाल मेहमानों से भर गया था। ऊपर से घर वालों के चमकते चेहरे खुशी से झूमना जैसे जश्न को चांद लगाए थे। सारे मेहमान आ चुके थे। अब रस्म होने का इंतज़ार था। ज़ारा और उमैर को स्टेज पर बिठा लिया गया था। उनके करीब
ही दूसरी जोड़ी के लिए भी एहतमाम किया गया था, जो कि सब जानते थे अली के लिए थी, लेकिन उसकी जोड़ीदार कहाँ थी किसी को इल्म ना था। सबको स्टेज की तरफ मतवजा किया गया था। नफीसा बेगम आकर सबके सामने खड़ी हो गई। आज मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। आज मेरे बच्चों की खुशी भरी रस्मात का आगाज़ होने जा रहा है। यकीनन आज बहुत मुबारक दिन है और सबके लिए ये दिन बहुत खास है, लेकिन मेरे लिए आज दुगनी खुशी का दिन है, क्योंकि आज एक साथ मेरे दोनों पोतों की मंगनी हो रही है। उसकी ये बात सुनकर सब इस बात का बेसब्री से इंतजार करने लगे। अली के लिए कौन सी लड़की चुनी गई है? इस खुशी के मौके पर वो दोगुना इस खुशी के मौके को दोगुना करते हुए मैं आप सबके सामने अली और फातिमा की मंगनी का भी ऐलान करती हूँ। वो बड़ी खुशी और जोशीले अंदाज से बोलकर वहीं कुर्सी पर बैठ गई। उसकी बात सुनते ही अली के पाँव से ज़मीन के सतह वो सांस रोककर फातिमा को देखने लगा। वो भी हैरत से उसको देख रही थी। दोनों ही इस बात से बिल्कुल अनजान थे। सब लोग उसके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। सबके दिल की बात कही गई थी, लेकिन अली और निशा अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। सना ने करीब आकर अली का हाथ पकड़ा और स्टेज पे ले आई। ज़्यादा भी बढ़कर निशा के पास आई और उसे ले जाने लगी। वो जैसे उसे वो खामोशी से वहाँ उड़ती हुई रंगत के साथ बैठ गई। ये लो अली, रिंग पहना दो। मम्मा ये सब क्या? अली ने गुस्से से कहा। सरप्राइज़। आप खामोश बैठो, ये एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है अभी। निशा खामोश बैठी थी, उसके चेहरे पे कोई तासुरात ना थे। दादो आकर दोनों के माथे को चूमने लगी। बेटा जल्दी करो, अंगूठी पहनाओ। सब लोग उसकी तरफ मतवज्जा थे। वो अंगूठी हाथ में पकड़े, कभी उसे देखता और कभी निशा को। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसे में वो क्या करे। चलो पहना दो। इस्मा ने निशा का हाथ उठाकर उसके आगे किया। अली ने उसे अंगूठी पहनाते हुए सर नदामत से झुकाए रखा और उसका हाथ बगैर पकड़े अंगूठी जल्दी से पहना दी। सारे लोगों ने तालियां बजा दी। चलो चलो अब उमैर तुम्हारी बारी। अब सब उमैर और ज़ारा की तरफ मतवज्जा हुए। ज़या ने अंगूठी उमैर को दी और माथे पर चूमा दिया। उमैर ने प्यार से ज़रा का हाथ पकड़कर दोनों आंखों में आंखें डालकर देखने लग गया। चलो यार उमैर, आप पहना भी दो। ये नेन में टक्का बाद में कर लेना। किसी की आवाज़ लगाने पर वो हंस कर नज़रें फेरने लगा और ज़रा ने शर्माते हुए नज़रें झुका ली। उमैर ने अंगूठी पहनाते हुए उसका हाथ चूमा और अपने हाथ से छूटने नहीं दिया था। रात देर तक प्रोग्राम चलता रहा। जैसे फंक्शन ख़त्म हुआ, सब लोग अपने कमरे में चल दिए। अली ने बहुत कोशिश की निशा से बात करने की, लेकिन उसे मौका ना मिल पाया। वो इस्मा की साथ बात करने को जाता, लेकिन उसके साथ भी कोई ना कोई ज़रूर होता। मैं आपसे सिर्फ नफरत करती हूँ। मैं कभी भी आपके साथ ज़िंदगी गुजारना पसंद नहीं करूँगी। याद रखना, अगर आपने इस रिश्ते से इनकार ना किया तो मैं जान दे दूँगी। 2 बार करवट बदलता वो निशा की गई हुई पिछली सारी बातें उसे परेशान कर रही थी। निशा तुम खुश तो हो ना? ज़ारा ने उसके पास आकर पूछा। वो बालियाँ उतार कर रखने लगी। ज़ायदा उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखती रही। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। निशा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मामा, ये सब पूछने का क्या फ़ायदा? मैंने तुम्हें बताया तो था कि आज तुम्हारी। लेकिन मामा, आपने कहा था लड़के वाले मुझे सिर्फ देखने आएंगे। आपने ये बात क्यों छुपाई? कि आपने मेरा रिश्ता अली से कर दिया? हाँ तो बेटा, कोई और क्यों होता और अली क्यों नहीं? मैंने तुमसे आखिरी बार भी पूछा था, तुमने ये कहा कि जो मुझे अच्छा लगे। मैंने तब से ही यही अरमान दिल में पाल लिया था कि अली के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात करूँगी, लेकिन मैं उनकी तरफ से रिश्ता मांगने का इंतज़ार कर रही थी और जब उन्होंने बोला तो मैं इनकार ना कर पाई। निशा, वो तुम्हें बहुत चाहता है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। मैं हमेशा तुम्हारी खुशी और अच्छे नसीब की दुआ मांगती आई हूँ। जो तुम्हारा हम सफ़र हो, उसे तुम्हारी खुशी की फ़िक्र हो, तुम्हें चाहता हो। सब कहते हैं अली बिल्कुल तुम्हारे पापा की शीबा है, और कभी कभार मुझे भी उसमें तुम्हारे पापा की खूबियाँ दिखाई देती हैं। वो बहुत समझदार, प्यार करने और प्यार बांटने वाला है। तुम उसके साथ हमेशा खुश रहोगी। सच पूछो तो जैसा लड़का मैं तुम्हारे लिए चाहती थी अली में वैसी वो सारी खूबियाँ, और धीरे धीरे तुम भी जान जाओगी। बस अगर ज़रूरत है तो उसे दिल से अपनाने की। निशा, हर इंसान में खूबी के साथ कुछ बुराइयां ज़रूर होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी की एक बुरी आदत की वजह से सारी अच्छाइयाँ नज़रअंदाज कर दें। मैं चाहती तो ख़ानदान से बाहर एक से बढ़कर एक अच्छा रिश्ता मिल जाता, लेकिन बाहर हमें सिर्फ वही दिखाया जाता जिस तरह का लड़का हम ढूंढने निकलते। पर अली अपना बच्चा है, उसकी कोई भी बात हमसे या तुमसे छुपी नहीं है। हो सकता है तुम्हें कोई बात बुरी लगती हो उसकी, लेकिन बेटा वो जैसा है तुम्हारे सामने है। और एक बात याद रखना, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर उसमें कोई बुराई दिखे या कोई अच्छी आदत ना लगे तो उसकी अच्छी आदतों को याद कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें तुम में भी होंगी जो उसे पसंद नहीं होंगी, लेकिन अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो कभी तुम्हारी बुरी आदतों की वजह से तुमसे ताल्लुक़ ख़राब नहीं करेगा। वो तुम्हें चाहता है, बस तुम भी उसके साथ अपना चाहत का सिलसिला कायम रखना और उसकी मोहब्बत को कहीं खोने ना देना।